जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो कि सारे डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी का विषय होता है। ये वीडियो है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। कौन कौन से ऑफिसर लाइक क्वालिटी के मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं और हर एस्पेक्ट से जुड़ी हुई क्या क्या क्वालिटीज होती है, ये सारा आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि शौर्य बैच शुरू हो चुका है और मैं चाहता हूं कि आप शौर्य बैच में एनरोल करें। जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी ही शौर्य बैच में एनरोलमेंट करें ताकि आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। तो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती है और हर ऑफिसर लाइक क्वालिटी कौन कौन से एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, एक एक करके हम देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहां पे आपको 4 एस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये 4 एस्पेक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, दूसरा एस्पेक्ट है सोशल एडजस्टमेंट, तीसरा एस्पेक्ट है सोशल इफेक्टिवनेस और चौथा एस्पेक्ट है मेंटल स्ट्रेंथ। ये वो 4 एस्पेक्ट होते हैं जो कि एक मिलिट्री लीडर के अंदर होना बहुत जरूरी माना जाता है। हर एस्पेक्ट से कुछ खास क्वालिटीज जुड़ी हुई होती है और यही क्वालिटीज इन एस्पेक्ट्स के साथ आज हम समझेंगे। तो एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स और उनसे जुड़ी हुई क्वालिटीज को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। किसी भी मिलिट्री लीडर के लिए ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मिलिट्री सर्विस में चाहे आप कॉम्बैट में हो या फिर आप कॉम्बैट नहीं भी कर रहे हो, आप सपोर्ट आर्म्स में भी हो, तो भी ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बैटलफील्ड में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है, लाइफ एंड डेथ के बीच में एक डिफरेंस बन सकता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग के साथ साथ कौन कौन सी क्वालिटीज जुड़ी हुई होती है। सबसे पहली क्वालिटी है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है? देखिए, इंटेलिजेंस क्या होता है? आपके पास नॉलेज है और आपके पास स्किल है, उसके बेसिस पर आप डिसीजंस ले सकते हो, एक्शंस कर सकते हो, यही आपका इंटेलिजेंस होता है। लेकिन इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस? तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कोई क्लास है, आप ही की क्लास है, उसमें एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ही स्टूडियस है, बहुत अच्छे नंबर्स स्कोर करता है। आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन एक दिन आप पिकनिक पे जाते हो और वहां पिकनिक पे जाके कुछ इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है या आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में वो स्टूडेंट जो कि पढ़ने में तो बहुत तेज था, नंबर्स बहुत ज्यादा लेके आता था, लेकिन वो पैनिक हो जाता है, अपनी इंटेलिजेंस का वो कोई इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। वही आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, लेकिन उस सिचुएशन में जबकि आपकी गाड़ी खराब हो गई हो या किसी को चोट लग गई आपके ग्रुप में, आप सिचुएशन को हैंडल करते हो, सिचुएशन को संभालते हो और अपने ग्रुप को उस परेशानी से निकाल कर लेके आते हो। यह है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो बेसिकली इफेक्टिव इंटेलिजेंस और कुछ नहीं है, जो इंटेलिजेंस आपके पास में है उस इंटेलिजेंस का इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यह इफेक्टिव इंटेलिजेंस होता है। तो एक बहुत जरूरी क्वालिटी है कि अगर आपने पढ़ा है, पढ़ाई करी, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उस नॉलेज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यही इफेक्टिव इंटेलिजेंस होता है। ये हर एस्पायरेंट के अंदर होना चाहिए जो कि आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। चीजों को ऑर्गेनाइज करना, चीजों को अरेंज करना। देखिए, इसका मतलब यह होता है कि क्या आप लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके अपने टास्क को पूरा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको तमाम सुविधाएं मिली हुई होती है, फिर भी वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं अपने फेलियर का कि शायद 2-3 चीजें और हमको मिल जाती तो हम सक्सेसफुल हो सकते होते। लेकिन ऑफिसर लाइक क्वालिटी एक मिलिट्री लीडर के लिए यह होती है कि हो सकता है आपके पास आधी से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध ना हो,
लेकिन आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करते हो कि आपका टास्क अकॉम्प्लिश हो जाता है। और यहां पर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपकी दिखाई देती है कि किस तरह से आप चीजों को, लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके सफिशिएंटली और स्मार्टली अपने काम को पूरा कर लेते हो। फौज के अंदर ऐसे लोगों की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती जो बहाने बनाते हैं, जिन्हें बहुत सारी चीजें चाहिए होती तब कहीं जाके वो कोई काम कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं मिलिट्री लाइफ में जहां पे आपके पास में पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं होती, लेकिन आपको अपना टास्क पूरा करना होता है। और ऐसे में आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी काम आती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कितना स्मार्टली आप यूज कर सकते हो और अपने टास्क को अकॉम्प्लिश कर सकते हो। तीसरा एस्पेक्ट, तीसरी क्वालिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग के एस्पेक्ट में, वो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि एक मिलिट्री लीडर के अंदर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? पहले तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है? पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसा ट्रेट होता है जहां पर आप अपने मैसेज को बहुत क्लियरली कन्वे कर सकते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को या इवन अपने ऑफिसर्स को। ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि एक मिलिट्री लीडर, एक मिलिट्री ऑफिसर लाइफ लॉन्ग कमांड करता है। बहुत सारे मेन उनके अंडर में होते हैं और वो उनको कमांड करता है। अगर ये कमांड इफेक्टिव नहीं है तो क्या होगा? उनके मेन, उनके सबऑर्डिनेट्स क्या उनकी बात को मानेंगे? दो चीजें हैं इसमें, या तो वो आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, या दूसरा कि अगर आपके कहने में वो इफेक्टिवनेस नहीं है तो शायद वो आपकी बात को मानेंगे भी नहीं। और ये दोनों ही सिचुएशन मिलिट्री करियर के अंदर एक बहुत बड़ा हर्डल होती है एक ऑफिसर के लिए, कि अगर उसकी बात उसके सबऑर्डिनेट समझ नहीं पा रहे हैं या समझने के बाद भी उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसकी बात मान नहीं रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगली क्वालिटी है रीजनिंग एबिलिटी। देखिए, रीजनिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी तार्किक क्षमता कैसी है, आप चीजों को एनालाइज कैसे कर सकते हो। आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है। अब देखिए, रीजनिंग मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि रीजनिंग होती क्या है, तो रीजनिंग ये होती है कि आपके पास जो ऑलरेडी मौजूद इंफॉर्मेशन है, जो आपने लर्न की है, और प्रैक्टिकल सिनेरियो में जो इंफॉर्मेशन आपको तुरंत हासिल हुई है, ये तुरंत हासिल हुई इंफॉर्मेशन और आपकी पहले से लर्नड इंफॉर्मेशन, इन दोनों को रखकर आप कितना अच्छा एनालिसिस कर सकते हो सिचुएशन का, यही आपकी रीजनिंग एबिलिटी होती है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए मुझे एक मूवी याद आ रही है। उसमें ये बताया गया था, एक जेसीओ साहब रहते हैं फौज के, और वो जेसीओ साहब अपने कमांडिंग ऑफिसर को ये कहते हैं कि भाई दुश्मन की तरफ से जो फायरिंग आ रही है, वो लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं कि दुश्मन की तरफ से फायरिंग आ रही है तो दुश्मन के कितने वेपन्स वहां पे लगे हुए। तो वहां पे एक फायरिंग आती है मॉर्टर से। तो जेसीओ साहब अपने कमांडिंग ऑफिसर को कहते हैं कि साहब वहां पर एक नहीं दो मोर्टर्स है। कैसे? बोले यहां पर एक फायर आता है, उसके कुछ ही सेकंड्स बाद दूसरा फायर आता है। एक मोटर को एक बार फायर करके दूसरी बार फायर करने में जो वक्त लगता है, उससे पहले ही दूसरा फायर आ रहा है। इसका मतलब यहां पर एक नहीं दो मोटर पोजीशंस है। तो ये है रीजनिंग एबिलिटी कि आपने रीजन किया, आपके पास पहले का इंफॉर्मेशन थी कि मोटर कैसे फायर करती और कितनी देर में फायर करती, और आपके पास एक करंट इंफॉर्मेशन आई कि यहां पर लगातार विद इन 30 सेकेंड्स दो फायर आ रहे हैं, यानी कि वहां पर दुश्मन की एक नहीं बल्कि दो मोटर पोजीशंस हैं। तो ये है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। तो इस तरह से रीजनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है मिलिट्री करियर के अंदर। ये एक एक क्वालिटी लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। एक एक क्वालिटी विक्ट्री और लॉस के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। क्योंकि जब हमारी फौज लड़ाई करती है, हमारी फौज कोई टास्क करती है, तो उसमें फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकती है, और इसीलिए इन क्वालिटीज को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है किसी कैंडिडेट के अंदर। तो ये है आपकी ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग और उससे जुड़ी हुई ये 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो आपके अंदर होनी चाहिए। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, यानी कि आप अपने इंटेलिजेंस का यूज कैसे कर सकते हो, उसको इन इफेक्ट कैसे ला सकते हो। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी,
यानी कि आप लिमिटेड रिसोर्सेस में कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करके अपने टास्क को पूरा कर सकते हो। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आप अपने कम्युनिकेशन से अपने सबऑर्डिनेट्स और अपने सीनियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और चौथा रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि तर्क लगा सकते हो कि नहीं आप अपने करियर में अलग अलग सिनेरियोज के अंदर। और उसके बाद आता है सोशल एडजस्टमेंट। देखिए फौज के अंदर सोशल एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फौज भारत की सेना है। भारत की सेना उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम या पूर्वी भारत की सेना नहीं है। और इसीलिए भारत की सेना में पूरे भारत से लोग आकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। अब यहां पर यह बहुत ज़रूरी होता है कि आप अलग अलग कल्चर्स फॉलो करने वाले लोग, लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों के साथ में मिलके काम करें। बहुत से जैसे अलग अलग कल्चर्स के लोग होते हैं तो उनका खाना अलग होता है, बोली अलग होती है, भाषा अलग हो सकती है। क्या आप उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं? पता चला कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, आप इंटेलिजेंट हो, इफेक्टिवली इंटेलिजेंट हो, रीजनिंग भी कर लेते हो, पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लेकिन आप जेल नहीं हो पा रहे हो उन ट्रूप्स के साथ में जिनके साथ आपको जोड़ा गया है, जिनका ऑफिसर आपको बनाया गया। सपोज आप नॉर्दर्न इंडिया से हो और आपको मद्रास रेजिमेंट की किसी बटालियन का ऑफिसर बना दिया गया, तो क्या आप उनके कल्चर के साथ, उनकी लैंग्वेज के साथ, उनके फूड के साथ एडजस्ट हो पाओगे कि नहीं? ये बहुत जरूरी है कि आप एडजस्ट हो। इसीलिए सोशल एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है मिलिट्री सर्विस में। अब सोशल एडजस्टमेंट वाले एस्पेक्ट के साथ में कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए होती है? सबसे पहली क्वालिटी है सोशल एडाप्टेबिलिटी। सोशल एडाप्टेबिलिटी यानी कि आप सामाजिक रूप से अनुकूलन कर सको, यानी कि आपको जिस भी बैकग्राउंड के ट्रूप्स के साथ भेजा जाए या जिस भी बैकग्राउंड में आपको भेजा जाए वहां पे आप अडॉप्ट कर लो, जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लो। अगर आप साउथ इंडिया से हो और आपको नॉर्थ के ट्रूप्स लीड करने का मौका मिलता है तो आपको उनके कल्चर के हिसाब से फटाफट अडॉप्ट होना पड़ेगा या वाइस वर्सा। तो ये सोशल अडॉप्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। एंड देन कम्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए फौज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप बहाना नहीं बना सकते। देयर इज़ नो एस्केप रूट। अगर आपको कोई टास्क दिया है तो आपको वो पूरा करना है, आप पीछे नहीं हट सकते उसके साथ में। आप कोई बहाना नहीं बना सकते कि मेरे पास ये 2-3 चीज़ें नहीं थी या कुछ और बात थी या मेरी तबीयत ख़राब थी। वॉट एवर द सीन इज़, वॉट एवर द केस इज़, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी ही होगी। और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी बन जाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। ऐसे लोगों की फौज को, आर्म्ड फोर्सेस को कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके अंदर ये ट्रेट नहीं है तो आपको इसको डेवलप करना पड़ेगा, आपको सजग रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलती है, आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की आदत डालनी चाहिए। तो ग्रेजुअली आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वालिटी डेवलप होने लगेगा। एंड देन थर्ड इज कोऑपरेशन। देखिए फौज, आर्म्ड फोर्सेस, इट इज़ नॉट अ वन मैन आर्मी गेम। ये बिल्कुल भी गलत बात है अगर कोई ऐसा सोचता है कि फौज के अंदर एक आदमी हीरोइक करके कुछ क्रिएट। ऐसा हुआ है, बहुत सारे बैटल्स में ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने इनिशिएटिव्स लेके हीरोइकली कोई बैटल का टाइड चेंज कर दिया है। लेकिन जनरली एंड लार्जली इन अ ब्रॉडर वे फौज कोऑपरेशन पे चलती है। जिस तरह से एक मशीन होती है कि मशीन के अंदर अलग अलग कल पुर्जे होते हैं, हर कल पुर्जा अपना काम कर रहा होता है और वो दूसरे कल पुर्जे को आगे बढ़ा रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह से फौज के अंदर हर किसी की ड्यूटी, टास्क तय होते हैं, उसे अपना काम करना होता है। दुश्मन की किसी पोजीशन पे हमला करना है, अल्फा कंपनी हमला कर रही है, ब्रावो कंपनी उसको सपोर्ट फायर दे रही है, चार्ली कंपनी रिजर्व में है, डेल्टा कंपनी रिकॉनेसेंस का काम कर रही है। इस तरह से एक प्लानिंग। अब डेल्टा कंपनी रिकॉनेसेंस का काम कर रही है तो वो रिकॉनेसेंस ही करेगी। अल्फा कंपनी अटैक करेगी तो अल्फा कंपनी प्योरली अटैक करेगी। ब्रावो कंपनी सपोर्ट फायर देगी तो ब्रावो कंपनी सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेगी। और चार्ली कंपनी को अगर रिजर्व में रखा गया है तो वो रिजर्व में ही रहेगी। आपको अपना काम करना है। आप चारों जब अपना काम ठीक से करोगे, कोऑपरेट करोगे एक दूसरे के साथ में, तो टास्क अकॉम्प्लिश हो जाएगा।
यहां पर ये ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ली कंपनी ने बोला कि नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है एनिमी के ऊपर, वो इतना बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, मैं रिजर्व में नहीं बैठूंगी, मैं तो अटैक करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको ये टास्क दिया है कि आपको रिजर्व में रहना है तो कम वॉट में आपको रिजर्व में ही रहना है। काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस में भी कोऑपरेशन का बहुत ज्यादा नीड होता है कि किसी हाउस को कॉर्डन करना है, उस हाउस के ऊपर कौन अटैक करेगा वही अटैक करेगा, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग विलेज के आसपास के इलाके को ब्लॉक कर देंगे जिससे कि टेररिस्ट भाग न सके या कोई उनकी मदद के लिए आ न सके। तो इस तरह से, जिस तरह मैंने कहा ना कि एक मशीन काम करती है, उसी तरह से फौज काम करती है। एक एक इंसान का, एक एक इंडिविजुअल का एक टास्क होता है। अब अगर अल्फा कंपनी अटैक कर रही है तो अल्फा कंपनी के अंदर भी इस तरह का ही हायरार्की डेवलप होता है कि भाई फाइनल अटैक के लिए कौन जाएगा, उनको उधर से सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा। तो अल्फा कंपनी के अंदर भी सबको अपने अपने टास्क दिए हुए हैं। तो आर्मी रन्स ऑन कोऑपरेशन, बिना कोऑपरेशन के फौज नहीं चलती है। इसीलिए कोऑपरेशन की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके अंदर वो होनी चाहिए। एसएसबी के अंदर ये देखा जाएगा कि आप कोऑपरेटिव हैं या नहीं, आप ग्रुप के अंदर ग्रुप के लिए फॉर द बिगर गुड ऑफ ग्रुप वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ अपने हीरोइज्म के लिए वर्क कर रहे हैं, या सिर्फ अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्क कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। आपको ग्रुप के लिए, अपने यूनिट के लिए वर्क करना होगा। इसके लिए आपको कोऑपरेट भी करना होगा, कई जगह अपने ईगो को भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। क्यों? for the bigger group, for the bigger good of group, for the bigger good of your unit। इसीलिए कोऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि देखा जाएगा आपके अंदर। फिर आती है सोशल इफेक्टिवनेस। देखिए, आपने सोशल एडेप्टेबिलिटी तो कर ली, आपको किसी और ट्रुप्स के साथ जोड़ा गया जो आपके कल्चर के नहीं है और आपने अडॉप्ट भी कर लिया, लेकिन क्या आप उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए यहां पर सोशल इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखिए जरा, सोशल इफेक्टिवनेस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज रिक्वायर्ड रहती है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स बाय नॉलेज। अगर आपको ज्ञान होता है तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। आप खुद सोच के देखना कि आप कुछ एस्पेक्ट्स में कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो। आपको पता चलेगा कि आपको उस एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसीलिए आप कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहीं जिन एस्पेक्ट्स के बारे में या जिन चीजों के बारे में आपको नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, आप अपने आप उन एस्पेक्ट्स में या चीजों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो यहां पर कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ते हो और उस ग्रुप को अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो उस ग्रुप, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो कॉन्फिडेंस दूसरों में आप कैसे ट्रांसमिट करोगे? और इसीलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है। और यही वजह है कि फौज के अंदर पढ़ाई, एक मिलिट्री ऑफिसर के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों इतना डिफिकल्ट एग्जाम बनाया उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जो आपको क्रैक करना पड़ता है, चाहे वो मैं रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूं, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जिसको वो सिलेक्ट करेंगे उसके पास नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है। और यही वजह है कि आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सिर्फ वॉरियर्स नहीं बल्कि स्कॉलर्स वॉरियर्स की जरूरत है, विद्वान योद्धाओं की जरूरत है, क्योंकि ये विद्वता ही आपके अंदर आत्मविश्वास लेके आएगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत जरूरी चीज है, इसे डेवलप किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करके। जितना ज्यादा आप नॉलेज गैदर करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फौज के अंदर, मच नीडेड एस्पेक्ट है फौज के अंदर। देखिए, इनिशिएटिव होता क्या है? इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आप वॉलंटियर करें किसी चीज के लिए। सपोज अगर हम किसी ऐसी क्लास में बैठे होते जहां आप लोग मेरे सामने होते और मैं आपसे पूछता कि आइए आप XYZ टॉपिक के ऊपर स्पीच कौन देगा यहां पे आके, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं कि यार मैं तो इतना अच्छा हूं नहीं, शायद वो बहुत अच्छा पढ़ता है वो देगा। वो सोचता है कि मैं तो हमेशा ही अच्छा करता हूं, शायद इस बार तुम दे दो। ये क्वालिटी बहुत खराब है। इनिशिएटिव लेना चाहिए आपको, इसके लिए थोड़ा सा आपको हिम्मत चाहिए होती है। दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएटिव लेने के लिए, एक नॉलेज और एक हिम्मत। अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है
और थोड़ी हिम्मत है तो आप इनिशिएटिव ले सकते हो। और इसीलिए देखिए फौज में क्या होता है कि जब कोई दुश्मन के ऊपर हमला करना होता है या कोई भी टास्क होता है, कोई सा भी टास्क होता है दुश्मन के अंदर, और सीओ साहब पूछते हैं कि भाई ये काम कौन करेगा, तो जनरली जितने भी ऑफिसर्स होते हैं सब लोग वॉलंटियर करते हैं कि आप ये मौका हमको दीजिए, हम ये काम आपके लिए करके दिखाएंगे। सभी ऐसा ही करते हैं, वहां पे कोई भी पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि पहले ही एसएसबी में चेक कर लिया है कि उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी है या नहीं है। फौज को ऐसे लोग नहीं चाहिए कि सीओ साहब को ढूंढना पड़ रहा हो कि यार तुम कर लो यार ये काम, कैप्टन साहब आप कर लो ये काम। नहीं नहीं सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि ये काम हो पाएगा। लेफ्टिनेंट साहब आप कर लो ये काम। बोले सर कैप्टन ही नहीं कर पा रहा तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा। ऐसे लोग नहीं चाहिए फौज को। फौज को ऐसे लोग चाहिए कि अगर सीओ ने कहा कि ये काम करना है तो खड़े हो गए उनके सामने आके कि ये काम तो मैं ही करूंगा, मुझसे बेहतर ये काम कोई भी नहीं कर सकता। ये इनिशिएटिव लेने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। और इनिशिएटिव लेने का गुण कैसे आएगा? दो चीजें डेवलप करनी पड़ेगी आपको, हिम्मत और ज्ञान। ज्ञान होगा तो इनिशिएटिव ले सकते हो, आपको पता है कि आप क्या करोगे वहां जाके। और दूसरा हिम्मत। तो इनिशिएटिव बहुत जरूरी क्वालिटी है। एंड नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। सोशल इफेक्टिवनेस में ये बहुत ज़रूरी। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना इनिशिएटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या होता है कि जब आपको अगेन मैं बार बार एक बैटल फील्ड से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स देता हूँ। उसकी वजह ये है कि फौज में जो सबसे बड़ा काम, ज़्यादातर लोगों का फौज का इंप्रेशन ये होता है कि युद्ध करते हैं। बिल्कुल सही बात है, फौज युद्ध करती, हालांकि युद्ध जब फौज नहीं करती तो युद्ध की ट्रेनिंग कर रही होती है। तो दोनों ही केसेस में इनिशिएटिव की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब कोई ऑफिसर इनिशिएटिव लेता है कि भाई दुश्मन के किसी इलाके पे हमला करना है, ऑफिसर ने बोला कि ठीक है हमला मैं करूंगा और मैं सबसे आगे रहूंगा, तो ये जो बात होती है ना कि हमला मैं करूंगा और सबसे आगे मैं रहूंगा, ये ट्रूप्स को मोटिवेट कर देती है कि यार हमारा ऑफिसर डरता नहीं है, हमारा ऑफिसर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, और अगर वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है तो हम क्यों पीछे रहे। और इसीलिए जो इनिशिएटिव का गुण था ना ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मैंने क्या बोला, सोशल इफेक्टिवनेस की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर सोशल इफेक्टिवनेस में क्या एस्पेक्ट आ रहा है कि आप अपने ट्रूप्स को कैसे लीड कर रहे हो। तो अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो तो आपके ट्रूप्स आपको बहुत इज्जत देंगे और आपके लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे जब वो ये देखेंगे कि हमारा ऑफिसर नहीं डर रहा है बिल्कुल भी। तो इनिशिएटिव लेने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। ये गुण कैसे आमतौर पर भी दिखाई देता है, ये गुण कोई सड़क से जा रहा है, हादसा हो गया, किसी को चोट लगी हुई है, वो सड़क पे गिरा हुआ कराह रहा है, बहुत से लोग आते हैं निकल जाते हैं, बहुत से लोग वीडियोस बनाने लगते हैं। लेकिन एक इंसान कोई ऐसा आता है जो कि इनिशिएटिव लेता है, उसकी मदद करता है, उसको उठाता है, हॉस्पिटल में ले जाता है किसी भी तरह से, चाहे अपनी गाड़ी में रख के ले जाए या फिर एम्बुलेंस को बुलाए और इंश्योर करे कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, यहां पर भी इनिशिएटिव लेने का गुण दिखाई देता है। तो इनिशिएटिव लेना एक ऑफिसर की क्वालिटी होती है और एक मिलिट्री लीडर के लिए इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसी से जुड़ी हुई बात है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। जब आप इनिशिएटिव लेते हो तो आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने लगते हो। जब आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता है तो आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने लगते हो। तो ये दो गुण अगर आपके अंदर है कि आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका इनिशिएटिव लेने का जज्बा है, तो अपने आप आपका ग्रुप आपसे इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए बैटलफील्ड इज केओटिक। जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, तो क्योंकि फिल्म बनाई जाती है ताकि दर्शक उसको समझ सके, उससे एंटरटेन हो सके, इसीलिए फिल्मों में चीज़ों को इतना अच्छे से बताया जाता है कि हमको सब कुछ समझ में आ रहा होता है कि भाई हो क्या रहा है। लेकिन एक्चुअली जब बैटल होता है तो वो बड़ा केओटिक होता है, समझ नहीं आता कि कहां पर किस मोर्चे पर क्या हो रहा है और क्या किया जाए। ऐसे में स्पीड ऑफ टेकिंग द डिसीजन एंड करेक्ट डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो होती है आपके अंदर होनी चाहिए। एसएसबी में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट्स के थ्रू ये आपका चेक कर लिया जाता है कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, क्या आप क्विक डिसीजन ले सकते हो, और अगर ले सकते हो तो क्या कितने करेक्ट हैं वो क्विक डिसीजंस। क्योंकि एक अफसर के हाथ में कई जिंदगियां होती है। अगर आप एक मेजर हो तो आप एक कंपनी को लीड कर रहे हो, लगभग 100-150 जवान आपके साथ हैं, आपके एक ऑर्डर पर वो कहीं पर भी जाने के लिए तैयार होंगे, आग में कूदने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए आपका एक ऑर्डर जो है वो सही होना चाहिए।
और साथ ही साथ दुश्मन को हराने के लिए डिसीजन तेज होने चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना बैटलफील्ड केओटिक होता है, वहां पर लगातार और फटाफट एक्शंस होते रहते हैं। ऐसे में आपको तुरंत निर्णय लेना है कि कौन सा एक्शन करना है जिससे हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा और हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। तो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग आपकी तेज होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चेक किया जा सकता है। आप जंगल में जा रहे हैं शिकार करने के लिए, आपके पास बंदूक है और अचानक आपके सामने एक शेर आ जाता है, आप क्या करोगे? बहुत सारे लोग जवाब देते पेड़ पे चढ़ जाएंगे, यहां छुप जाएंगे, वहां छुप जाएंगे। अरे भाई, आप शिकार करने जा रहे हो, हाथ में बंदूक है, शेर सामने आ गया, और क्या चाहिए? कर लो शिकार। हालांकि अब भारत में शिकार पूरी तरह से बैंड है, तो मैं उसके लिए आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। शिकार तो करना ही नहीं हमको, लेकिन एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको कि किस तरह से आप डिसीजन मेकिंग आपकी दिखाई देती है। अगर आप यहां पे सामने होते मेरे, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता जिससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग पता चलती, समझ में आती। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप? ये ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं कि अपने आप को बाहर की दुनिया का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दे। आपसे बहुत सारी गलतियां होगी उस प्रोसेस में, आप लोगों से मिलोगे, चीज़ों को करोगे, गलतियां होगी। उन गलतियों से ही आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और आने वाले वक्त में सही निर्णय और क्विक डिसीजंस लोगे। तो ये स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो लाइफ एंड डेथ, विक्ट्री और लॉस में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड देन नेक्स्ट इज लाइवलीनेस। लाइवलीनेस बहुत ज़रूरी है एक फौजी अफसर के लिए, क्योंकि एक फौजी अफसर अपने ट्रूप्स के साथ कई बार ऐसी जगह पर पोस्टेड या स्टेशनड होते हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम होती है। अपने घर वालों से दूर बहुत लंबे वक्त तक जब ये ट्रूप्स रहते हैं तो सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन उनके अंदर आने लगता है, परेशानी होती है एक्सट्रीम सिचुएशंस में रहने की। ऐसे में अगर उनका ऑफिसर लाइवली हो और उनको चीयरफुल रख सके तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन को एंड्योर कर जाते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन में लंबे ड्यूरेशन को भी एंड्योर कर जाते हैं। अगर आपका ऑफिसर आपको मोटिवेटेड रखता है, आपको चीयरफुल रखता है। और वो ऐसा कब कर पाएगा? जब वो खुद लाइवली होगा। अगर वो खुद ही बुझा बुझा सा है तो उसको देखकर ही और डिप्रेशन आएगा सोल्जर्स को, या आपका ऑफिसर बहुत खड़ूस है कि बहुत, देखिए फौज में ऑफिसर्स जो होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि वो खड़ूस होते हैं। उन्हें पता है कि कहां पर स्ट्रिक्ट होना है और कहां पर लाइवलीनेस शो करनी है। लेकिन ये लाइवलीनेस तो वो तब शो कर पाएंगे जब वो क्वालिटी आप उनके अंदर होगी। ये क्वालिटी कैसे डेवलप की जा सकती है लाइवलीनेस की? तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि आप एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करो। एक तो कुछ लोग बाय नेचर ही बहुत लाइवली होते हैं, लेकिन जो ऐसे नहीं है वो भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में, कोई गिटार बजा रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, या कोई और तरीके की एक्टिविटी वो कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपके अंदर नए नए ट्रेट्स डेवलप होते हैं और ये नए नए ट्रेट्स दूसरों को खुशी दे सकते हैं। जब आप किसी दूसरे को खुशी देते हो अपने किसी स्किल के थ्रू, अपने किसी टैलेंट के थ्रू, तो अपने आप लाइवली हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रुप्स में स्टूडेंट्स के या दोस्तों के ग्रुप में कोई ऐसा होता है जो बहुत अच्छे जोक्स क्रैक कर सकता है, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये नॉलेज आप गेन करो, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई एक ट्रेट अपने अंदर डेवलप करो, थोड़ा बहुत जोक्स क्रैक करना वगैरह जैसी लाइवलीनेस अपने अंदर लेके आओ, तो अपने आप ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और आप बेसिकली अपने साथ रहने वाले लोगों को कभी बोर नहीं करोगे। अगर आप अपने साथ रहने वाले लोगों को बोर नहीं करते हो तो अपने आप आपके अंदर लाइवलीनेस का गुण विकसित हो जाएगा, जो कि एक फौजी अफसर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट इज मेंटल स्ट्रेंथ। देखिए फौज के अंदर जैसे कि हमने मेडिकल टेस्ट में भी बात करी थी कि भाई कोई फिजिकल टेस्ट से आपको गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑफिसर के लिए जरूरी होता है कि वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहे। मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहे, मेडिकली फिट रहे, तो फिर ट्रेनिंग के थ्रू उसको फिजिकली स्ट्रांग किया जा सकता है। वो एकेडमीज कर ही देती है। आपने भले ही कभी भी कोई बहुत तगड़ा वर्कआउट ना किया हो या आप एथलीट भी ना रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेडिकली फिट हो तो आप फिजिकली स्ट्रांग हो जाओगे, एकेडमी वो काम कर देगी। लेकिन एसएसबी के साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में ये चेक किया जाएगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हो कि नहीं। ये सबसे जरूरी एस्पेक्ट होता है एक अफसर का। अब मेंटल स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या जरूरी क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है? पहली है डिटर्मिनेशन।
डिटर्मिनेशन यानी कि जिद, यानी कि पक्का इरादा, ये बहुत जरूरी है। आपने इनिशिएटिव ले लिया, आपने कॉन्फिडेंस शो किया, सब कुछ किया, आपने अपने सीईओ को कहा कि मैं ये काम पूरा करूंगा, लेकिन आपके अंदर जिद होनी चाहिए वो काम पूरा करने की, क्योंकि फौज के अंदर दिया जाने वाला कोई सा भी टास्क आसान नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई काम शुरू तो कर देते हैं, जोश में आके काम शुरू तो कर दिया, लेकिन उस काम में जब डिफिकल्टीज आनी शुरू हुई तो उस काम को बीच में छोड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि कम वॉट में, चाहे जो भी हो जाए, मैं इस काम को पूरा करूंगा। डिफिकल्टीज तो आएगी ही आएगी। फौज में एक कहावत चलती है कि अ प्लान सर्वाइव्स टिल द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ एनिमी। आप एक योजना बना के जाते हो और वो योजना तब तक ही जीवित रहती है जब तक एनिमी से पहला कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि एनिमी भी एक योजना बना के आया है, वो आपकी योजना को पूरा साकार नहीं होने देगा। तो इन द मिडिल ऑफ द बैटलफील्ड या इन द मिडिल ऑफ योर टास्क आपको कई बार ऐसे मौके आते हैं जब अपनी योजना में अमेंडमेंट्स करने पड़ते, चेंजेस करने पड़ते, मॉडिफिकेशन करने पड़ते, इंप्रोवाइजेशन करने पड़ते हैं। ये आप तभी करोगे जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन की क्वालिटी नहीं है, पक्के इरादे का गुण नहीं है, तो आप हार मान जाओगे कि नहीं नहीं यार बहुत परेशानी हो रही है, मैं तो सोच के आया था कि आएंगे, आई विल कम, आई विल सी एंड आई विल कॉन्कर, पर ऐसा तो हो नहीं पा रहा है, तो आई विड्रॉ, मैं वापस जाता हूं। बोल दूंगा अपने सीईओ को कि ये काम किसी और को दे दो, मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरी टांग में थोड़ी लग गई है, मेरे हाथ में लग गई है, मेरा सर दुख रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, अगर आपने काम लिया है तो डिटर्मिनेशन रखनी होगी आपको कि कम वॉट में, चाहे जो भी हो जाए, आपको उसे पूरा करना ही करना है। ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज करेज। करेज दो तरह का होता है जो कि फौज के अफसर के लिए जरूरी होता है। एक होता है फिजिकल करेज, एक होता है मॉरल करेज। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या होता है फिजिकल करेज और क्या होता है मॉरल करेज? आपके नंबर्स अच्छे नहीं आए, लेकिन आपको ये बात शेयर करनी है, बतानी है अपने बड़ों को या अपने टीचर्स को या किसी को भी, लेकिन आपको डर लग रहा है कि मेरे नंबर्स बहुत कम है या मुझसे कोई गलती हो गई है। उस गलती को एक्सेप्ट करना, या आपके कम नंबर्स आए हैं उसके बाद भी हिम्मत करके ये बात किसी को बताना, ये है मॉरल करेज। और फिजिकल करेज क्या होता है? फिजिकल करेज ये होता है कि भाई कुएं में कोई बच्चा गिर गया, कोई जानवर गिर गया, आपको तैरना आता है, आप गए और आपने बोला चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको बचाऊंगा। आप कूद गए, आपने उसको बचाने की कोशिश करी, ये है आपका फिजिकल करेज। ये दोनों ही ट्रेड्स बहुत जरूरी है फौज के अंदर, मॉरल करेज और फिजिकल करेज। फिजिकल करेज बहुत जरूरी होता है जब आप दुश्मन को असॉल्ट करते हो, तब आपको एक्चुअली लड़ना होता है दुश्मन के साथ में। हालांकि फिजिकल करेज में एक एस्पेक्ट है कि जब आप एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हो तो एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के दौरान ये ट्रेट आपके अंदर ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर ये ट्रेट पहले से है तो आप बहुत रिफाइंड हो जाओगे एक ऑफिसर के तौर पे। और मॉरल करेज आप अपने अंदर खुद डेवलप कर सकते हो, जबकि अपनी गलतियों को आप एक्सेप्ट करो और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनको आगे सुधारने की कोशिश करो, तो आप मॉरल करेज भी हासिल कर सकते हो। और ये दोनों ही क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी है फौजी अफसर बनने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैमिना। बहुत तगड़ा स्टैमिना चाहिए होता है फौज की सर्विस करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि कॉम्बैट के अंदर ही ये काम आता है, अदरवाइज भी फौज के अंदर स्टैमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इफ़ समवन इज़ लैकिंग ऑन फिजिकल स्टैमिना तो फिर उसके लिए मिलिट्री सर्विस नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप आर्टिलरी में हैं तो आर्टिलरी के जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी उनकी एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान दे आर नॉट अलाउड टू वॉक, उन्हें हमेशा दौड़ना पड़ता है। और ऐसा क्यों है? ताकि वो फिजिकली फिट रहे, क्योंकि आर्टिलरी का काम हेवी गन्स को हैंडल करने का काम होता है, उसमें बहुत ताकत और बहुत स्टैमिना लगता है और इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज भी हम देखें इन्फेंट्री के लिए या आर्मर्ड के लिए या किसी भी सपोर्ट आर्म्स के लिए स्टैमिना की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, खासतौर पे इन्फेंट्री के लिए, क्योंकि इन्फेंट्री होती है पैदल सेना और पैदल सेना अपने शरीर के ऊपर ही चलकर जाती है दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए, अपने टांगों के ऊपर चलकर जाती है और यहाँ पर स्टैमिना की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। याद कीजिए कारगिल की वो लड़ाई जहाँ पर कि नियर वर्टिकल हिल्स को क्लाइंब किया था हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स ने, और वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जहां ऑक्सीजन डिप्राइव्ड कंडीशंस थी
और उसके बाद उन नियर वर्टिकल हिल्स को क्लाइंब करने के बाद दुश्मन के साथ फायर फाइट भी करनी थी और जरूरत पड़ने पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी करना था। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि मिलिट्री सर्विस में आपके लिए स्टैमिना कितना ज्यादा जरूरी होता है। अगेन एकेडमीज में ट्रेनिंग के दौरान ये क्वालिटी, ये चीज डेवलप हो जाती है आपके अंदर, लेकिन एकेडमीज के पहले भी आपके अंदर कुछ स्टैमिना तो होना ही चाहिए। एकेडमी कोई जादू नहीं कर देगी, आपके अंदर जो क्वालिटीज है उनको निखार देगी, लेकिन इसके लिए क्वालिटी होनी आपके पास चाहिए, तभी तो आपको एकेडमी में जाने देंगे। एकेडमी में ऐसा नहीं है कि एकेडमी इसलिए बनी है कि भाई आप आओ, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है और वो क्वालिटीज डेवलप करें आपके अंदर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई बेसिक क्वालिटीज सबके अंदर होनी चाहिए, हम उन बेसिक क्वालिटीज को निखार देंगे। और इसीलिए वो इन क्वालिटीज को चेक करते हैं कि भाई हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम क्वालिटीज डेवलप करें किसी के अंदर, हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा इंसान मिले जिसके अंदर मूलभूत गुण हो, और उन बेसिक क्वालिटीज को एकेडमीज क्या करती है, निखार देती है। तो इसीलिए ये सारी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जरूरी होती है। मैंने सारी क्वालिटीज आपको एक एक करके बताई, हर क्वालिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये भी मैंने आपको बताया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये सब हम डेवलप कैसे करें। बहुत सारी क्वालिटी है और ये पॉसिबल नहीं कि आप अपने घर की दीवार पे एक चार्ट बना लो और उस पर सारी क्वालिटीज लिख लो और फिर ये कोशिश करो कि मैं एक एक क्वालिटी, ये क्वालिटी मेरे अंदर आज डेवलप हुई कि नहीं हुई, ये क्वालिटी डेवलप हुई कि नहीं हुई है। इतना ओवर एनालिसिस करने की कभी भी जरूरत नहीं है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को। मैं आपको बताता हूं कि आपको ये 15 के 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हो, और इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा सिर्फ 2 वर्ड्स में, डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग। डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग, अगर इन 2 वर्ड्स को आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी ऑलरेडी है। लेकिन अगर नहीं समझे हो तो भी डेवलप की जा सकती है। कैसे? देखिए, बेसिकली बात यह है कि एसएसबी में जब आप जाओगे और ये क्वालिटीज आपकी चेक होगी तो आपको कभी आपको कभी भी परेशान नहीं होना है कि यार मेरे अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है, वो क्वालिटी है या नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इतना करना है कि जो भी पढ़ाई आपने करी है 11th में, 12th में, ये अगर आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो आगे तो ग्रेजुएशन में, जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। एसएसबी में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, सबसे ज्यादा ये मैटर करता है कि जो आपने पढ़ा है ना वो आपको कितना आता है। वो कभी भी ये नहीं देखना चाहेंगे कि आपने नई नई चीजें, एक्स्ट्रा चीजें कितनी सीखी है, वो हमेशा इस पे फोकस करेंगे कि जो आपने पढ़ा है। अगर आपने पीसीएम लेकर पढ़ाई करी है 11th 12th में, तो पीसी और एम के अंदर आप कितने अच्छे हैं, क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। अगेन वो ये भी नहीं देखते हैं कि आप कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नहीं, वो ये देखते हैं कि भाई जो बेसिक आना चाहिए एक कैंडिडेट को जिसने पीसीएम से पढ़ाई करी है, क्या उसके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं है। तो पहली चीज आपको यह करनी है कि आपको अपने बेसिक्स हमेशा क्लियर करने। जो भी पढ़ाई आपने करी है, चाहे आपके 11th 12th में आपने पढ़ाई करी है या ग्रेजुएशन में आपने पढ़ाई करी है, बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और दूसरा है कि आपका एक डिसिप्लिन्ड रूटीन होना चाहिए। जब आपका डिसिप्लिन रूटीन होता है, आप सुबह सपोज 5 बजे उठते हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो, आप सुबह 5 बजे उठते हो, आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हो, जॉगिंग के लिए जाते हो या स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाते हो, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करते हो, कुछ समय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देते हो, कुछ समय आप सोशल एक्टिविटीज़ में देते हो, सोशलाइज होते हो लोगों से, और फिर उसके बाद में आप अपना काम ख़त्म करके सही वक्त पर 9, 10, 11 बजे या जो भी आपका वक्त है उसमें आप सो जाते हो। नो मैटर आप 12 बजे सो या 10 बजे, आपको सुबह 5 बजे उठना है। अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हो, उस रूटीन में आप सुबह जल्दी उठते हो, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हो, चाहे स्पोर्ट्स के फॉर्म में करो या किसी जिम्नेशियम को ज्वाइन करो, आप अपनी पढ़ाई टाइम पे करते हैं, थोड़ा सा वक्त एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देते हैं, थोड़ा सा वक्त सोशलाइजेशन को देते हैं, और अगेन समय पे सो जाते हो, तो ये सफिशिएंट है। मैं अगेन आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने अपनी पढ़ाई के अंदर अपने बेसिक्स को क्लियर कर लिया है, आपके बेसिक्स अच्छे हैं और आप एक रूटीन फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताया, तो
आपके अंदर ये क्वालिटीज ग्रेजुअली अपने आप डेवलप हो जाएगी। अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी इस तरह के रूटीन को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ में, डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत जरूरी है ना, कि आपने रूटीन तो फॉलो कर लिया लेकिन 3 दिन फॉलो किया, फिर 3 दिन नहीं किया, फिर 3 दिन फॉलो कर लिया, फिर 2 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन फॉलो नहीं, दिस विल नॉट डू। डिसिप्लिन यानी कि अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हो तो आपको रोज एक तयशुदा वक्त के साथ में जो आपका कार्यक्रम है, जो आपने प्रोग्राम डेवलप किया है, उसके हिसाब से ही उसको फॉलो करना होगा। तो डिसिप्लिन, अपने बेसिक्स को क्लियर करो जो आपने पढ़ाई में हासिल किए हैं, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं आपके, बहुत सिंपल न्यूज़पेपर्स, जो भी आपके वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, चाहे आप कोई इलाके में ऐसे हो जहां पर आपके यहाँ हिंदी या इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स नहीं आते हो, आपकी क्षेत्रीय भाषा में भी न्यूज़पेपर आते हैं, अब उसको पढ़ो। आपको किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर दुनिया के अंदर होने वाले बड़े डेवलपमेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एसएसबी के अंदर खास तौर पे नेशनल डिफेंस एकेडमी में वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पता हो। अगर आपको बेसिकली भी पता है चीजें तो वो सेटिस्फाइड होंगे। उनके लिए जरूरी ये है कि आपने जो पीसीएम में पढ़ा है या आपका जो भी सब्जेक्ट्स रहे हैं जो आपने पढ़े हैं, उसमें आपका कमांड कम से कम उतना होना चाहिए जितना कि कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पढ़ाई के आप याद रखो, अपना एक रूटीन डेवलप करो, रूटीन में फिजिकल वर्कआउट रखो, अपनी पढ़ाई के ऊपर वक्त दो, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को कुछ वक्त दो, सोशलाइज हो। ये सारी चीज़ें जो होगी ना, जब आप इसको लगातार करते रहोगे तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ हमने देखी ना, ये अपने आप आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको ये क्वालिटीज डेवलप करके दे। और मैं यकीन दिला रहा हूं आपको कि इससे ज्यादा आपको एसएसबी की प्रिपरेशन करने की जरूरत भी नहीं है। आपको कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि आप एसआरटी का टेस्ट लगा रहे हो या फिर आप पीपीटी का यानी कि पिक्चर परसेप्शन टेस्ट लगा रहे हो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनने की जरूरत है, अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज ऐड करने की जरूरत है, थोड़ा सोशलाइज होने की जरूरत है। ये क्वालिटीज अपने आप डेवलप हो जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पढ़ाई आपने करी है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, समझे हुए होने चाहिए, रटे हुए नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में इस वीडियो को अकॉम्प्लिश्ड करता हूं, इसको पूरा करता हूं। जय हिंद।